हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 1 की यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस यूनिट का नाम है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस। तो इसके अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले organizational structures refers to the network of relationships among individual and positions in an organization। तो एक तरह से ये कह सकते हैं एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर रिलेशनशिप्स होती हैं हमारी इंडिविजुअल्स की और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी क्या पोजीशन है। हर आदमी की अलग अलग पोजीशन होती है, हर इंडिविजुअल की एक अलग अलग पोस्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी को हम कहते हैं, उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। It can be defined as established pattern of relationship among components of the organization। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक पैटर्न होता है हमारे रिलेशनशिप्स का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा इंडिविजुअल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके क्या रिलेशनशिप होंगे अपर डिपार्टमेंट से, लोअर डिपार्टमेंट से या अलग अलग पर्सन से। It is the formal system of task and reporting relationships that control, coordinates and motivates employees. It helps in associating them and working together to achieve organizational goals। Organizational structure is like the framework of an organization। तो मेन एसोसिएट किससे होता है कि सब एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम कर कर वो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ही एक तरह से एक फॉर्मल सिस्टम है जिसके अंदर किसी टास्क को पूरा करने के लिए कौन किसी रिपोर्टिंग करेगा, कौन किस टास्क को कंट्रोल करेगा, कौन कोऑर्डिनेट करेगा और किस तरह हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे। इन सभी चीज़ों का एक तरह से फॉर्मल सिस्टम होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Organizational structures imply formal relationships with well-defined duties and responsibilities। अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होता है इसके अंदर आपके जो भी रिलेशनशिप होते हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कह सकते हैं एक तरह से कि वेल डिफाइंड होती है। मतलब उन्हें पहले से क्लियर कर दिया गया होता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन किन किन ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इट ऑल्सो इम्प्लाइज टू द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ही आपके अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, किस तरह वो अपनी इन्फॉर्मेशन को किस तरह कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, वो सब इसी के अंदर डिफाइन होता है, क्लियर मेंशन होता है। It helps in coordinating various tasks and activities that are assigned to different persons and departments। इसकी हेल्प से ही आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, इसी की हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग काम को करता है, एक्टिविटीज़ को करता है। कैसे? आपकी जो भी एक्टिविटीज़, ये नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में इस तरह कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना कि सभी एक दूसरे के साथ अलग अलग काम इफेक्टिव मैनर में कर सकें। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हेल्प इन हैविंग सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। ये किस में हेल्प करता है? हमारी पॉलिसीज़ बनाने में, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में, या किस तरह हम अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें उस चीज़ को। इट शुड बी डेवलप्ड एज पर द नीड ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि हम किस तरह डेवलप करते हैं, जैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स की नीड है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, या किस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस of organization structure? There are following significance। First one is clear cut authority relationship। अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक जो आपकी अथॉरिटी होती है वो एकदम क्लियर कट होती है कि अगर कोई वर्क किसी को असाइन हुआ है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, और अगर हम किसी को कोई वर्क देते हैं तो उसके पास उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी पावर्स होंगी, डेलीगेशंस होंगी उन सभी को पूरा करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो एक अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्लियर कट होती है कि किस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किस ड्यूटी को कौन सा हमारा इंडिविजुअल कंप्लीट करेगा और किसको वो अपनी कह सकते हैं रिपोर्ट सबमिट करेगा। Next one is pattern of communication। It provides the pattern of communication and coordination in an organization। Organizational structures help in grouping activities and people, and so it facilitates communication between people centered as their job activities। The sharing of information helps person in solving their joint problems।
इसमें आपका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है वो भी वेल डिफाइन होता है। हो सकता है आपका जो कम्युनिकेशन का पैटर्न हो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, या कह सकते हैं आपका रैंडमली हो, तो वो भी इसके अंदर पहले से ही डिफाइन होता है। नेक्स्ट आपका लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर्स। इट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पहले से ही क्लियर होता है, क्लियर कट होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिसीजन लेना होगा तो उस डिसीजन को कौन लेगा, अपर लेवल लेगा या लोअर लेवल लेगा। हो सकता है कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो वहाँ पर हमारे सुपरवाइजर ले, अगर कोई हमारी पॉलिसीज से रिलेटेड या स्ट्रेटजीज से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ले। तो वो सब कुछ भी फिक्स होता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है प्रॉपर बैलेंसिंग। इट्स हेल्प द क्रिएटिंग प्रॉपर बैलेंस एंड ले एम्फसिस ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी हेल्प से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, उसमें हेल्प करता है ये। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। एन एफिशिएंट एंड साउंड organization structures provide well-defined patterns of authority that stimulates creating thinking and innovating among members of the organization. Every organizational member understands his power and utilities it to perform perfection to the get appreciation in the organization. तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पर हमारी जो भी कह सकते हैं अथॉरिटी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, पावर्स होती हैं, सब कुछ पहले से वेल डिफाइंड होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एनकरेज करते हैं हमारे मेंबर्स को इनिशिएटिव लेने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, कि जिसके थ्रू कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव कर सके, इनिशिएटिव ले सकें वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज एनकरेजिंग ग्रोथ। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन which an enterprise functions. If the structure of organization is flexible, then it will help in meeting challenges and creating opportunities for growth. It helps in facility growth of the enterprise by increasing its capacity so that the increased level of activity can be handled. अब इसके अंदर आपकी जो ग्रोथ होती है उसको कहीं ना कहीं ये डेवलप करता है, उसको एक तरह एनकरेज करता है कि आप अपने फंक्शंस को इस तरह डेवलप कर सको, अपने फ्रेमवर्क को डेवलप कर सको, कि जिसके थ्रू आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आप उन चैलेंजेस को फेस कर सको, और जो भी आपके सामने कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ग्रोथ की, उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सको, उनको यूज़ कर पाओ अपने ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। Adaptability to the change in a sound organizational structure and in making maximum use of latest technology. It modifies the existing patterns of authority responsibility relationship in respect to the technological improvement in the organization. अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये यूज़ करता है मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट को, कि जिससे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, जैसे आप अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे जो टेक्निकल वर्क हुआ करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ करता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ना के बराबर हुआ करता। लेकिन जैसे जैसे हम वेल डिफाइन होते जा रहे हैं, हम कह सकते हैं जो अपने ट्रेडिशनल वे को छोड़कर मॉडर्न वे की तरफ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हम अडेप्ट कर रहे हैं चेंजेस को जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजीज़ का मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, कि जिसके थ्रू हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके पैटर्न को मॉडिफाई कर सकें, अपग्रेड कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ ओवरऑल टास्क इनटू स्मॉल जॉब्स। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कोई बड़ा वर्क है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर कर उसका पार्टीशन कर देते हैं। एग्जाम्पल पे आप किसी एक ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये नहीं है कि कोई सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही पर्सन होता है जो उसके कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करता है, उसको असेंबल करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है कि इंजन वर्क कोई और करेगा, बॉडी वर्क कोई और, सीट्स का काम कोई और करता है, तो अगर हम बात करें उनकी असेंबलिंग का काम कोई और करता है। तो उसके जितने भी काम, मतलब आपका जो भी प्रॉपर टास्क होता है, ओवरऑल टास्क होता है, उसको छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर देना। The division of labor delivers many benefits to the organization. It enhances work efficiency. The skills of employees can be used in most effective and efficient way. Due to low work cycles of job, employees achieve perfection in short duration of time. It encourages high productivity in the organization.
अब इसके अंदर हमारे जो कह सकते हैं टाइम पीरियड होता है, जो वर्क साइकिल होती है, वो बहुत कम टाइम की होती है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे छोटे पार्ट में काम को डिवाइड कर दिया जाता है। जब एक ही एम्प्लॉयज़ इसी एक छोटे वर्क को कंटिन्यू करता रहेगा तो कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम में उसका जो एक परफेक्शन होता है वो उसको गेन कर लेता है, और इसकी वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हाई प्रोडक्टिविटी को गेन करता है, एनकरेज करता है हाई प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। It is the considered as most integral element in the process of organization. Delegation can be defined as a process through which interrelationships are created among individuals in their different roles in the organizations. It is the process where manager divides the assigned work to him so that he can perform his part effectively. It is the legitimate authorizations to a manager or employees to act in a specific way. The process enables persons to perform independently without reference to the respective supervisors. अब डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होता है कि मतलब यहाँ पर हम कुछ पावर्स, कुछ कह सकते हैं डिसीजन रिलेटेड अथॉरिटीज़ हम अपने सुपरवाइजर्स को, अपने सबऑर्डिनेटर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अब हमने कोई उन्हें काम दिया है तो अगर वो हर चीज़ का डिसीजन अपने टॉप मैनेजमेंट से ही पूछेगा तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसमें फिर हमारी जो कॉस्टिंग होगी हर चीज़ की वो इंक्रीज़ होती रहेगी। कहीं ना कहीं हम टाइम पर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होती है उसका हम डेलीगेट कर देते हैं। अगर हम किसी को कोई काम देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम उसे कुछ पावर भी देते हैं कि जिसके थ्रू वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस वर्क को पूरा कर सके। यहाँ पर हमारा जो मैनेजर होता है अपनी जो वर्क होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स में कह सकते हैं, या कह सकते हैं सुपरवाइजर्स में डिवाइड कर देता है, और उसके हिसाब से उन्हें पावर्स, अथॉरिटीज़ दे देता है कि जिसके थ्रू, जिसका हेल्प कर कर वो अपने उन वर्क्स को प्रॉपर काम कर सकें, फुलफिल कर सकें। Next one is departmentalization. It is the process by which efficient functioning of organization is achieved by forming departments or grouping activities into a number of separate units. The concept of departmentalization can vary from organization to organization. Department Departmentations helps to fix the performance of various tasks. It facilitates freedom or autonomy as every head of departments is given a sufficient degree of authority. It helps in the development of managerial personnel as it provides those opportunities to take independent decision and initiative. डिपार्टमेंटलाइजेशन का होता है कि अब हर वर्ग को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट होकर अपने काम को कर सकें। हम बात करेंगे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अलग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च का अलग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो हम अपने सारे काम को एक उनके वर्क के हिसाब से, उनकी कह सकते हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होता है, उसके पास कुछ टास्क होते हैं करने के लिए, और वो फ्रीडम होता है, उसे प्रॉपर फ्रीडम दी जाती है उस डिपार्टमेंट को कि वो अपने उस डिपार्टमेंट का हेड होता है उसके पास फ्रीडम होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट के काम को पूरे फ्रीडम के साथ कर सके, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके, वहाँ को इनिशिएटिव ले सके, और इन सभी को करने के लिए उसके पास सफिशिएंट डिग्री ऑफ अथॉरिटी होती है। मतलब कुछ ना कुछ उसके पास पावर्स होती हैं जिनका यूज़ कर सकता है वो उन काम को करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि अब उसे अब हर काम के लिए अपने जो भी कह सकते हैं हायर अथॉरिटी है उससे बात करनी पड़े, उससे डिसीजन या उससे कह सकते हैं परमिशन लेनी पड़े। वो अब तरह से इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने के लिए, अपने इनिशिएटिव्स को लेने के लिए। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल. It is refers to the number of individuals that can be managed and supervised by manager effectively. It should neither be too wide or not too narrow. The actual span of control affects the functioning of organization in different way. The span of control can be wider if the work is simple and repetitive. It will be narrower in case of close supervision work. अब इसमें होता है कि जो एक चेन होती है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि नॉर्मली क्या चेन होती है, एक हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके नीचे 2 से 3 वर्क काम करते हैं, फिर उसके बाद अब ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं या जो भी हमारे इंडिविजुअल होते हैं, फिर इनके नीचे भी एक चेन काम करती है, जिसमें होता है कि हम जो एक इंसान है वो कितने लोगों को कंट्रोल करेगा, मतलब कितनों के काम को सुपरवाइज करेगा, मैनेज करेगा। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। कई बार हो सकता है कि एक पर्सन के नीचे 4 पर्सन, 5 पर्सन या 10 पर्सन भी काम करते हों, और कई बार होता है कि सिर्फ एक आदमी के, अगर हम बात करें उसके जो सबॉर्डिनेटर्स होंगे वो सिर्फ 2 या 3 होंगे। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसा वर्क है, किस तरह का हमारी नेचर है वर्क का, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाउ डू दे फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
कि हमारे किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम, और ये किस तरह हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी स्मूथ फंक्शनिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिवीज़न है किसी भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो 3 तरीके से काम करता है। पहला होता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है आपका अडेप्टिव स्ट्रक्चर। हम तीनों के बारे में बात करेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद मैंने इसका एक चार्ट भी प्रोवाइड कर रखा है, उसको भी आपको यूज़ करना होगा, जिसके थ्रू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ द यूनिट एंड सब यूनिट्स ऑफ द एक्टिविटीज़। ये टोटली एक तरह से कह सकते हैं इसका जो बेस होता है इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने का आपका फंक्शन होता है कि किस तरह के काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में किए जा रहे हैं। जैसे आपकी मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंस है, तो हर किसी के लिए एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर। Every organization has specialized function and they constitute as separate units of the organization. The entire activities that are connected with such functions are placed in the same unit. The increase in volume of activity result in addition of number of persons under each managers at various level. अब यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे कि जैसे हमारा कोई एक हेड होता है, सीईओ होता है या चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसके अंदर उसने अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया अपने, मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, फाइनेंस का। अब इन सभी के अंदर जैसे हम मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पर भी एडवर्टाइजिंग होगी, सेल्स होगी, रिसर्च होगी, फिर उनके अंदर भी कह सकते हैं सब यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पर जो एक मैनेजर के पास जो एक टॉप लेवल का होता है, जो या डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, उसके पास कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चेन आ जाती है कंट्रोल के लिए, या उनके कह सकते हैं उनके सुपरवाइज के लिए। उसे एक अपने आप में कह सकते हैं कि वो कई तरह के लेवल्स को अपने आप अपने लेवल पर सुपरवाइज करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। इट फाइनली रिजल्ट इन द इंटर रिलेटेड पोजिशंस टेकिंग द शेप ऑफ अ पिरामिड, और कहीं ना कहीं एक पिरामिड का शेप ले लेता है। अब इससे इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ऊपर कोई एक लेवल है, एक पर्सन है, तो अब उसके नीचे 3 पर्सन काम करते हैं। अब उसके नीचे फिर ये कह सकते हैं ये एक के नीचे फिर 3 काम करने लग जाते हैं या 2 काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है उसके हिसाब से काम करते हैं ये। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पिरामिड का शेप ले लेता है हमारा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ वेल सूटेड टू द मीडियम एंड स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा कह सकते हैं जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है किसके लिए सूटेबल होता है, हमारा मीडियम एंड स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट बिकम्स इनकम्पिटेंट while handling problems of an organization as it grow in size and complexity। लेकिन जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या कॉम्प्लेक्स हो जाए, उसके जो हमारे जो वर्क होते हैं, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, तो उस कंडीशंस में ये एक तरह से सफिशिएंट नहीं होता, सूटेबल नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के लिए। When there are diverse strands of activities performed in large number of subunits, it becomes difficult to manage. In such type of arrangement, the probability of lack of communication and coordination and control arises that leads to problem in the organization। तो जब आपके पास कह सकते हैं बहुत बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये आपका चार्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड होता है एक चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके बाद उसने अपने फंक्शंस के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। अब इसके बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 2 वर्क इसने दिखाए हैं, मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। अब इन दोनों वर्क के अंदर भी आपके कह सकते हैं सब यूनिट्स होंगे, अलग अलग इनके पार्टीशंस होते हैं। तो कुछ इस तरह आपका वर्क करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर आपके फंक्शंस के ऊपर आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह के फंक्शंस होते हैं, किस किस तरह के काम किए जाते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर आपके प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। और ये किस तरह का फॉर्म करता है, एक पिरामिड की तरह। अब नीचे देख सकते हैं, नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सब यूनिट्स होती हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, जैसे नीचे की तरफ देखते हैं, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होती जाती हैं। मतलब देखिए, ऊपर यहाँ पर सिर्फ एक थी, एक से फिर यहाँ पर 3 हुए, 3 से फिर यहाँ पर ये 6 हुए, और इसी तरह ये इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो मतलब इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है ये पिरामिड की शेप लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज वेल सूटेड टू लार्ज एंटरप्राइजेस।
It works effectively to those large enterprises that deal in multiple products serving many districts markets. The division of organization take place in small business units that are entrusted with business related to difficult products or different market territories. नॉर्मली ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में अलग अलग मार्केट्स में डील करते हो, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ पर आपका जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ये सूटेबल होता है लार्ज एंटरप्राइजेस में. ऑल द डिविजनल मैनेजर are given authority and autonomy to run all functional relating to their respective products और marketing segments और रीजनल मार्केट्स. अब यहाँ पर हमारे जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है, ऑटोनॉमी होती है कि अपने सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके अपने रीजन्स के अंदर, अपने मार्केटिंग सेगमेंट्स के अंदर. ईच डिवीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स प्लान्ड प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन बट वर्क एज इंडिपेंडेंट बिजनेस. अब आपका जितने भी डिवीज़न होते हैं इन्हें ये कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में, लेकिन इनका जो वर्क होता है एक तरह से ये इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह काम करते हैं. मैनेजर्स हेड द फंक्शनल यूनिट्स वाइल डिविजनल मैनेजर्स टेक द फाइनल अथॉरिटी. इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड फॉर्मुलेट्स पॉलिसी. अब इसके अंदर आपका जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, उसकी पॉलिसीज किस तरह होनी चाहिए. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज्ड बाय द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. इस तरह का जो आपका कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है ये करेक्टराइज करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. मतलब यहाँ पर अब जो डिसीजन पावर्स होती है वो कोई एक सिंगल पर्सन नहीं लेता, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं और हर डिपार्टमेंट के पास, हर डिवीज़न के पास अपने खुद के राइट्स होते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह रन करते हैं, किस तरह अपने डिवीज़न को वर्क को कंप्लीट करते हैं. इट इनेबल्स मैनेजर्स टू टेक डिसीजन promptly and helps them resolve problems that are related to their respective decisions. और यहाँ पर जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनके पास पूरी पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो किस तरह अपने रिस्पेक्टिव डिवीजन्स से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह सोल्व करते हैं और वहाँ पर किस तरह के इनिशिएटिव्स को लेते हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए. डिविजनल मैनेजर्स आर provided with opportunities to take initiative in matters that are within their jurisdiction. Its demerits are that it involves heavy financial cost due to duplications of supporting functional units for the divisions. It also demands adequate number of potential managers taking charge of their respective divisions and their respective functional units. अब इसके डिमेरिट्स क्या है आपके डिविजनल स्ट्रक्चर्स की? सबसे पहली है इसकी डिमेरिट की जो फाइनेंशियल कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप यहाँ पर आपके जो कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट्स होती हैं उनकी रिपीटेशन होती है. हम डिवीज़न के बेस पे काम करते हैं, जैसे हम अलग अलग स्टेट्स के भी यहाँ पर काम कर देंगे और जैसे आपकी हम यहाँ पर 3 तरह के प्रोडक्ट में काम करेंगे, हम केमिकल्स भी बनाते हैं, हम टेक्सटाइल भी है और ऑटोमोबाइल भी है. अब हम हर इन तीनों के हमारे पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो डुप्लीकेशन हो जाता है फंक्शनल यूनिट्स का, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है. उसके साथ ही हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मैनेजर्स की नीड्स होती हैं जो कि हमारे डिविजन्स को मैनेज कर सकें, उनको सुपरवाइज कर सकें. ये कुछ तरह आपका चार्ट है कि किस तरह आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है. डिविजनल के अंदर नॉर्मली हम 2 तरह की बात करते हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट डिविजनल और दूसरा होता है आपका टेरिस्ट्रियल डिवीज़न. प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं जैसे आपका केमिकल प्रोडक्ट डिवीज़न हो गया, पहला प्रोडक्ट हमारा. दूसरा प्रोडक्ट हो गया टेक्सटाइल डिवीज़न. अब दोनों के अंदर जब केमिकल की बात करते हैं डिवीज़न के अंदर, तो केमिकल के अंदर हमने क्या पार्टीशन कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और पर्सनल. लेकिन अब हमारी दूसरी डिवीज़न थी, दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट था टेक्सटाइल, उसके अंदर भी हमने सेम तरह की डिवीज़न आगे करी है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड पर्सनल. तो देखा हमने किस तरह हमारी सेम डिवीज़न, सेम सब यूनिट्स दोनों के अंदर देखी जा सकती है. और कहीं ना कहीं इनको जो एक तरह से फाइनल जो एक हेड होता है इन सभी का, वो होता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, जो आपका जो कह सकते हैं मेन ब्रांच होती है, मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है. और उसके बाद हम बात करते हैं टेरिस्ट्रियल डिवीज़न की, कि इससे पहले हमने बात करी प्रोडक्ट के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कई बार हम अपने टेरिस्ट्रियल डिवीज़न भी करते हैं, मतलब टेरिटरी के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब अगर हम टेरिटरियल डिवीज़न की बात करें तो जैसे आपका ईस्ट डिवीज़न, वेस्टर्न डिवीज़न, नॉर्थर्न डिवीज़न एंड साउथर्न डिवीज़न, मतलब हमने इंडिया के चारों
जो हमारी 4 डिवीज़न है, 4 साइट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उन चारों के बिहाफ पर अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट अब या कौन सा डिवीज़न किस जोन को संभालेगा। 4 जोन बना दिए हमने पूरी कंट्री के अंदर। उसके बाद हमारे जितने भी डिवीज़न है फिर उनको हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे अकाउंटिंग एंड पर्सनल, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। सेम इसी तरह का पार्टीशन हम अपने चारों डिवीज़न में करेंगे। तो ये कहलाता है आपका टेरिस्ट्रियल डिवीज़न। ये आते हैं आपके डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर एक होता है आपका प्रोडक्ट डिविजनल और दूसरा होता है आपका टेरिस्ट्रियल डिविजनल। लास्ट होता है आपका अडेप्टिव स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज डिजाइंड एज टू कोप विद द यूनिक नेचर ऑफ अंडरटेकिंग एंड द सिचुएशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अडेप्टिव स्ट्रक्चर, दे आर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर करते हैं हम कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, हमें कोई वर्क मिला, कोई वर्क असाइन किया गया, हम उसको वर्क को करेंगे और जैसे ही वर्क वो कंप्लीट हो जाएगा हमारी जो टीम है अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाती है। तो ये तो कहलाता है आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें कोई प्रोजेक्ट मिला, हमने तुरंत एक टीम बना देते हैं, उसको वो वर्क दे देते हैं कि आपको ये वर्क अब कंप्लीट करना है, और वो टीम उस वर्क को जब तक करेगी जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेती। और जैसे ही वो उस वर्क को कंप्लीट कर लेगी वो फिर से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वापस आ जाएगी और तब तक वेट करेगी जब तक उसे कोई दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा असाइनमेंट ना मिल जाए। इसमें दूसरा होता है आपका मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक्स के अंदर होता है कि इट एम्स टू कंबाइन द एडवांटेज ऑफ ऑटोनोमस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। In this structure, functional departments are having full-time specialized worker to accommodate and are capable of handling more than one project at a time. मैट्रिक्स में होता है कि एक साथ इन्हें कई प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं और यहाँ पर हमारे कह सकते हैं जो भी वर्कर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो एक साथ एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। This is found suitable as the organization is most of the time engaged in the project activities and the managers are also more in numbers and can accomplish the project work effectively. It provides for the flexible time of working, and it adapts the changes quickly. The demerits of such organization is that the employees are engaged in dual jobs and they are burdened with more works which affects the unity of command at time in the organization. मैट्रिक्स के अंदर होता है मतलब एक से ज़्यादा वर्क इनके पास एक साथ होता है, एक से ज़्यादा ड्यूटीज इनके पास एक साथ होती है, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके पास और उन सभी के ऊपर ही एक साथ काम करते हैं। मतलब कोई एक ही पर्सन है और उसके बाद 3 प्रोजेक्ट है, वो तीनों को एक साथ संभालेगा। तो ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स। मतलब एक साथ वो कई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और पहला था आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट को जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे वो उसी पर रहेंगे और जब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो फिर से अपने कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डेपुटेशन बेसिस पे डील करते हैं। मतलब जब उन्हें काम होगी, जितने दिन काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने दिन में अपने वो टास्क को कंप्लीट करेंगे उसके हिसाब से उन्हें सैलरी मिलती है, उन्हें प्रोजेक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Do you think that the study of formalization, centralization, and complexity helps in enhancing the efficiency of the organization? Discuss कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं और फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम स्टडी करने के बाद क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को या एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो डायमेंशन होते हैं, 3 तरह के डायमेंशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। तीनों होते हैं हमारे फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब फॉर्मलाइजेशन होता क्या है? इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच द वेरियस एक्टिविटीज, रूल्स, प्रोसीड्यूर्स, इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा आर मेंशन। तो इसके अंदर आपके जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, एक्टिविटीज़, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शन सब कुछ पहले से ही वेल डिफाइंड होते हैं। The degree of formalization is higher and is directly proportional to the degree of division of labor, level of delegation of authority, degree of departmentation, and span of control. There are various benefits of formalization there. तो नॉर्मली इसके अंदर आपके जो कह सकते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर पहले से डिफाइन होता है, लेवल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन या स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब एक तो से पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट्स पहला है इसका
Formalizations reduce the unpredictability in the organizations as the activities are standardized. अब इसके अंदर हमारे जो जैसे हम प्रेडिक्शन लगाते हैं कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं या इस तरह के प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ये फ्यूचर में काम करेगा, तो इन सभी चीज़ों को ये कम करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है हमारी एक्टिविटीज़ का, हमारे वर्क का, तो उसके हिसाब से अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगाते, सब कुछ एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट वन इज इट गिव्स राइज टू कोऑर्डिनेशन एज द एक्टिविटीज आर डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड विच लीड्स टू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। अब इसके अंदर आपकी जो भी कह सकते हैं लेवल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होती हैं, आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे जो सुपरवाइज़र और जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके बीच में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो पाता है, क्योंकि जब सबको पता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके पास क्या पावर है, क्या अथॉरिटीज़ है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन होता है हमारे सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज देयर इज नो स्कोप ऑफ जजमेंट एज द डिसीजन आर टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स। अगर कोई डिसीजंस हमने स्टैंडर्ड रूल्स और प्रोसीड्यूर्स के हिसाब से लिया है तो वहाँ पर उसके जजमेंट में कोई भी स्कोप नहीं होता, मतलब उसके चेंज होने का। अगर वो फिक्स है, हमने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है, तो वो हरदम डिसीजन फिक्स ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिड्यूस्ड। आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो रिड्यूस हो जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट वन इज इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्बिग्यूटी एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर स्टैंडर्डाइज्ड। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज़ कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएंगी, तो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता है या जो कॉन्फ्लिक्ट आता है कई बार, वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि अब हर डिपार्टमेंट को पता होता है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस डिपार्टमेंट को या किस डिवीज़न को क्या काम करना है। तो जब सब कुछ हमने पहले से डिफाइन कर दिया है, मेंशन कर दिया है, तो वहाँ पर हमारी जो कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जो एम्बिग्यूटी होती है, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बिसाइड्स दीज बेनिफिट्स इट हैज़ सम क्रिटिसिज्म ऑल्सो। इन बेनिफिट्स के बाद भी कुछ कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है, कुछ आलोचनाएं हैं जो कि हमारे फॉर्मलिज्म को नकारती कि ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट वन इज देयर इज नो क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर स्टैंडर्डाइज्ड। तो इसके अंदर कोई भी आपकी क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती काम की, क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज़, आपके सारे वर्क को पहले से ही स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, आपको उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है अपने काम को करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चेंज द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चेंज द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को चेंज करने में काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कोई एक रूल चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी वजह पूरी एक चेन आपको चेन में कह सकते हैं मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इफेक्टिव होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज नीड टू स्ट्रगल अ लॉट इफ़ न्यू रूल्स आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। और अगर आपने कोई नया रूल बाई चांस इम्प्लीमेंट कर भी दिया, तो आपके पूरे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको सीखने के लिए, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर आपके जो डिसीजन होते हैं वो आपका टॉप मैनेजमेंट लेवल ही या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही आपके सारे डिसीजन लेता है रिलेटेड टू बिजनेस या रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका मार्केटिंग हो, चाहे आपका एडवर्टाइजिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, मतलब डिसीजन कोई भी हो, वो सारे के सारे डिसीजन आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही लेगा। इन सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग आर मेड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लिटिल डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी इन द इज द रूल। It is the almost impossible to have absolute centralization as it would deprive subordinates with the power, authority and duties to large extent। लेकिन अब ये आपका पॉसिबल नहीं है कि आप प्रॉपर वे में कह सकते हैं कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकें, क्योंकि अगर आपके सारे डिसीजन अब आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेगा, तो कहीं ना कहीं आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो मिड लेवल मैनेजमेंट है, उनके डिसीजन लेने में टाइम लगेगा उन्हें, क्योंकि अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो अपने आप उनके पास फ्रीडम नहीं रह जाएगी, हर चीज़ के लिए टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होंगे। अगर कोई लोअर लेवल को डिसीजन लेना है तो वो पहले अपने मिडिल लेवल को बोलेगा, फिर मिडिल लेवल हमारे टॉप लेवल से कॉन्टैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिले होएगी प्रोसेस के अंदर डिसीजन को लेने के लिए, और कई बार इसकी वजह से हमें लॉस भी हो सकता है। तो ये सूटेबल नहीं है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ centralization play a vital factor for the survival in small organizations
As they face competitive market in the world, the urgency for the decentralization arises in the large size industries and decision making has to center to the operating level. अब आपका जो कह सकते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर तो हम सेंट्रलाइजेशन को कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि अगर आपका कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर आपके लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाने में किसी डिसीजन को, किसी बात को, कोई कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अभी हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो अगर उनके अंदर भी कोई ऐसा फैक्टर आता है कि वो सेंट्रलाइजेशन को अप्लाई करते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि वो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। और कहीं ना कहीं आपके सारे डिपार्टमेंट्स, आपके सारे रीजन्स एक ही जगह से उन सभी के बारे में डिसीजन लिए जाएंगे, एक ही जगह से उनको कंट्रोल किया जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होएगा कि आप टाइम पर ही उन डिसीजंस को ले सकें। तो आपके जो भी लार्ज कह सकते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। नॉर्मली डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को फ्रीडम दे दी जाती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। मतलब यहाँ पर आपके जैसे ये कोई आपकी हेड ब्रांच हो गई, अब इसके 4 डिपार्टमेंट थे, अभी अपने चारों डिपार्टमेंट के हेड्स को जैसे पूरी अथॉरिटी दे देते हैं कि वो अपने डिसीजन से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड, या उनका जो भी डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग है, या वहाँ पर किस तरह कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है, ये चारों डिपार्टमेंट अपने तरह से फ्रीडमली अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। तो ये होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization refers to pushing down the authority and power of decision making to the lower levels of the organizations. It is a systematic effort to hand over power and the authorities to the lowest level. अब इसके अंदर क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कि जिसको हम, अगर हमने किसी को कोई वर्क दिया है तो उसके रिगार्डिंग, उस वर्क के रिगार्डिंग हमसे पावर भी देते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसको कोई पावर नहीं दी है तो उस कंडीशन में अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उसके पास पावर या अथॉरिटीज़ ना हो। तो ये कहलाता है आपका सेंट्रलाइजेशन। ये आपका प्रोसेस होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सेंट्रलाइजेशन का। और नॉर्मली ये सिर्फ एक तरह से सूटेबल होता है स्मॉल बिजनेस के लिए। अगर आपकी कोई फर्म बहुत बड़ी है तो वहाँ पर आप डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर अपनी अथॉरिटीज़ को, अपने कंट्रोल को या डिसीजन मेकिंग को डिवाइड कर देते हैं सब डिविजन्स में या सब पार्ट्स में। लास्ट आपका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू द differences among jobs and units. Complexity reveals the degree of differentiations that exist within the organizations. Complex organization structures arises due to existing variety of jobs and units within the organizations. Due to its complex structure, the manager become very difficult and tedious. Complexity of the organizations refers to the degree of coordinations, communications, and control within the organizations. There are 3 types of differentiations. They are based on complexity of activities within the organizations. अब इसके अंदर आपका कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर काम करता है, अलग अलग तरह की जॉब्स को कंप्लीट करता है, उसके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं अपने काम की, तो वहाँ पर उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये नहीं कि सब अब एक ही तरह के रूल्स को, एक ही तरह की हम कह सकते हैं अपनी पॉलिसी को फॉलो करेंगे हरदम अपने काम को या अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने डिसीजंस को लेने के लिए। और वो देखेंगे कि उनके लिए जो सूटेबल होगा जिस टाइम पर, वो उसी तरह की डिज़ाइन का यूज़ करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ अब कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, तो नॉर्मली इसके अंदर 3 तरह के आपके हम यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़ को, या 3 तरह के मॉडल्स का यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। पहला होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है वर्टिकल डिफरेंशिएशन, और तीसरा होता है स्पैटियल डिफरेंशिएशन। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। द गुड एग्जांपल ऑफ such type of organizations are the specializations and departmentalization. अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे लेवल का हमारा एक फिक्स होता है कि अगर हमें ऊपर लेवल पे बात करनी है तो हम डायरेक्टली ऊपर लेवल पर बात नहीं कर सकते। इस तरह बात कर सकते, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। इसी तरह हमारे कह सकते हैं यहाँ पर 2 थे या टॉप 1 है। अब अगर हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपार्टमेंट, अगर इसको अपने ये सेम लेवल पर किसी से भी बात कर सकता है, किसी से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन अगर इसे ऊपर वाले डिपार्टमेंट से या ऊपर के लेवल से बात करनी तो उसे एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। दूसरा होता है आपका वर्टिकल डिफरेंशिएशन।
It refers to the number of levels in the organizations. This type of differentiation reflects to the depth of hierarchy in the organizations. The increase in the hierarchy level will enhance the complexity in the organizations. The important factors of working like coordinations and communications become difficult. और वर्टिकल के अंदर हम बात करेंगे कि वर्टिकल होता है आपका एक तरह से ऊपर से नीचे का लेवल, कि किस तरह आप ऊपर से नीचे किस तरह अपना इस्टेब्लिश करोगे, किस तरह आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करोगे। टॉप लेवल किस तरह मिडल लेवल से बात करेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल से, और लोअर लेवल कह सकते हैं अपने जो वर्कर्स होते हैं उनसे। और लास्ट आपका स्पेटियल डिफरेंशिएशन। दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ विच लोकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड द पर्सनल्स आर डिस्पर्स्ड. The complexity of organizations increases in multiple locations as coordinations and interactions become difficult in the organization. अब आपका जो स्पेटियल डिफरेंशिएशन होता है ये रेफर करता है कि आपकी जो वर्क की लोकेशंस हैं, लोकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड द पर्सनल्स आर डिस्पर्स, मतलब हम किस जगह पे काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं कि किस तरह हमारा अगर कम्युनिकेशन है, किस तरह की हम पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, किस तरह का हम रूल्स को अपने कह सकते हैं स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे अपने वर्क को करने के लिए, अपने कह सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने डिसीजंस को लेने के लिए। All these dimensions contributed a lot to the efficiency. High centralization, high degree of specialization, centralized authority of functional departments, and monitors a high degree of span of control. Therefore, all three dimensions are very important and integral part of organization. तो हमने तीन तरह के अभी हमने बात करी, तीन तरह के डायमेंशंस के बारे में। एक था आपका सेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी। तो तीनों तरह के हमारे जो डायमेंशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह की, कई बार हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ कैसा होता है उसके हिसाब से हम अपने डायमेंशन का यूज़ करते हैं, कई बार हमारे किस तरह के प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एफिशिएंट है हमारे स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। लास्ट वन इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो नॉर्मली हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इफेक्टिवनेस होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मीन्स टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक वर्किंग। एक तरह से एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह काम करता है। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये हेल्प करता है हमारे, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो किस तरह काम कर रहा है, उसके वर्क की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, उसके काम को, परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस आर मैनेजरियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉयज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके जो हम कह सकते हैं जो कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के, चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका मैनेजरियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, दूसरा होता है आपका इन्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा होता है एम्प्लॉयज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजरियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कि इसका पहला कंपोनेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का। इट हेल्प्स टू कंबाइन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एकोमोडेट दैम अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो मैनेजरियल पॉलिसीज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, ये हेल्प करती हैं हमारे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से कंबाइन करने में। उसके अलग अलग वर्क होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग हमारे फंक्शंस होते हैं, उन सभी को में एक तरह से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का काम करती हैं हमारी मैनेजरियल पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस। इसके अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या आता है आपका मैनेजरियल पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के अंदर। तो इसके अंदर आते हैं आपकी स्ट्रेटजीज़, आपकी लीडरशिप, या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग, रिवॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, कि इन चीज़ों का आप किस तरह यूज़ करोगे अपनी मैनेजरियल पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के अंदर। अब इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर आती है इट रेफर्स टू द प्लान इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट बिटवीन द कॉम्पिटिटिव कंपनीज टू अचीव द गोल्स इफेक्टिवली। अब स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरह की पॉलिसीज़ को बनाएं कि जिसके थ्रू हमारा जो भी कॉम्पिटिशन है मार्केट में, जो भी अलग अलग कंपनीज़ के साथ हमारा जो कॉम्पिटिशन है उसको किस तरह फेस करें, और उस कंपटीशन के अंदर भी हमारा जो गोल है उस गोल को किस तरह इफेक्टिवली अचीव करें। अब हमारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनका बेस क्या होता है, हमारी इन्वायरमेंटल नीड्स, या कह सकते हैं या हमारा जो क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब बेस होता है हमारी इन स्ट्रेटजीज को बनाने का। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप।
इट इनेबल्स टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द इफेक्टिव गोल अचीवमेंट। अब लीडरशिप का मतलब क्या है कि हम किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें कि वो आपके गोल्स की तरफ टुवार्ड्स रहे, हरदम एक तरह से उनका जो मेन फोकस रहे अपने गोल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो वो आपकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि आपकी लीडरशिप कैसी है, आप किस तरह अपने कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो नए नए इनिशिएटिव ले जिसके थ्रू कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग है कि मैनेजरियल डिसीजंस प्ले अ वाइटल and very important role in the success of organizations which is taken out the various alternatives available at the given point of time। अब डिसीजन मेकिंग होता है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप उसको उसी टाइम ले, आप उसमें ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना था और आपने उसमें डिले कर दिया, तो कुछ टाइम बाद हो सकता है वो जो डिसीजन आपके लिए प्रेजेंट टाइम में बेनिफिशियल था वो कुछ टाइम बाद आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी आपकी एकदम टाइम के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड होता है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह मोटिवेट करें, जैसे हम कह सकते हैं उनको कुछ ना कुछ एडिशनल मोटिवेशन के लिए उन्हें हम रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने इस टारगेट को अचीव किया तो आपको कह सकते हैं प्रमोशन देंगे, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, या आपको कुछ अलग से कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, पावर्स दी जाएंगी, या कुछ कह सकते हैं डेलीगेशन अथॉरिटीज़ दी जाएंगी। तो हम किस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल्स को बूस्ट करने के लिए, उनको कह सकते हैं एक तरह से एनकरेज करने के लिए। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। This contributes a lot in the event of organizational change as it helps the proper communication and linkage between the members of the organizations। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है, तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव होना चाहिए कि जिस तरह अगर कोई चेंज आता है तो किस तरह उस चेंज को प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह सर्कुलेट किया जा सके, उस चेंज को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट किया जा सके और कोई भी उसको मिसअंडरस्टैंड ना कर सके। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजरियल पॉलिसीज़ के अंदर। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट करेक्टरिस्टिक। द एक्सटर्नल environmental plays a very important role in achieving organizational effectiveness. It has various characteristics of the environment which helps in understanding the status of the organizations. They are predictability. It refers to the state of continuity and uncertainty in an organization towards supply of human resources, raw materials, etc. Predictability is an element of external environment। अब इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, मतलब इसके अंदर वो चीज़ आती हैं कि जो हमारे बिजनेस को कह सकते हैं इफ़ेक्ट करती हैं एक्सटर्नली होकर, मतलब जो हमारी बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट नहीं है, बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट है जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करेगा। अब सबसे पहला होता है इसके अंदर प्रेडिक्टिविटी कि मतलब हमारे पास क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा, हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है, क्या हम उसकी सप्लाई फ्यूचर में अगर हमें नीड होती है तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये चीज़ है कि प्रेडिक्टिविटी। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्सिटी। अब इट रेफर्स टू द हेट्रोजेनिटी एंड द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट प्रूव रेलिवेंट टू दैट ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह की एक्टिविटीज़ करी जा रही है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करी जा रही है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके वर्कर्स के एफिशिएंटी में या उनकी जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर देखा जाएगा। और अगर वो एक ही तरह के काम को करते हैं, एक सिंगल वर्क को करते हैं, तो सिंगल वर्क को करते करते बहुत जल्दी वो अपने कह सकते हैं इफेक्टिवनेस को पा लेंगे। तीसरा होता है हॉस्टिलिटी। इट इज़ एन इन्वायरमेंट इन विच द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज थ्रेटन्ड। इट रेफर्स टू द व्यू बाय विच पीपल वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का व्यू क्या है, मतलब एक तरह से क्या गोल है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। हो सकता है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो व्यू रहा हो या गोल रहा हो वो टाइम के साथ चेंज हो गया हो, तो वो भी इफेक्ट करता है आपकी इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज द सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक और ब्रेक एन ऑर्गेनाइजेशन। Employees' characteristics reflect to the success or failure of an organization, and its major characteristics are goals, skills, motives, attitudes and values। अब आपका कह सकते हैं जो एक एम्प्लॉयज़ होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के अंदर। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो आपका बिजनेस सक्सेस करेगा, अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है तो वो आपका कहीं ना कहीं फेलियर का रीज़न बनेगा। अब आपके एम्प्लॉयज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि इसको हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं वो हैं गोल्स,
स्किल्स, मोटिव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका गोल क्या है सबसे पहले, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उन अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वो अपने गोल को भी कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मैच करें और तब उस चीज़ को पाने की कोशिश करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें, उसको अपना टारगेट बनाएं। दूसरा वह है कि हमारा स्किल्स, अब हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, क्या वो टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकते हैं, मैनेजर उनके पास एफिशिएंटी है, कि उनका जो कैसा बिहेवियर है कि वो हमारे इन्वायरमेंट के इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। तो हमें ये भी देखना होता है कि उनकी स्किल्स उनके पास कौन कौन सी है, क्या वो हमारे बिजनेस को प्रॉपर वे में एक अच्छी कंडीशन में मैनेज कर पाएंगे या नहीं, उनके पास एबिलिटी है उस काम को करने की या नहीं। तीसरा है मोटिव्स। मोटिव होता है कि क्या वो इनर स्टेट से कोशिश करते हैं, मोटिवेट हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए, क्या वो एक तरह से कहते हैं कि एक तरह से प्री डिफाइंड गोल होता है किसी का कि हाँ अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना ही, इस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पर लेके जाना ही मेरा मोटिव है। तो क्या ये सभी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस एम्प्लॉयज़ के अंदर है या नहीं है, मतलब हमारा जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड है या नहीं है, एंथुजियाज्म है या नहीं है, वो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने के लिए अलग से इनिशिएटिव ले रहा है नहीं ले रहा। तो इन सभी चीज़ों की बात करते हैं मोटिव्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स में देर आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और पीपल्स एंड इन्फ्लुएंस जॉब बिहेवियर एज वेल एज इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको उतर के एटीट्यूड्स, हमारा जो एम्प्लॉय है उसका क्या एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एटीट्यूड मतलब वो किस तरह का काम करता है। अगर वो ये नहीं है कि सिर्फ वो सिर्फ सैलरी के लिए वर्क कर रहा है, हो सकता है कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनका सिर्फ मेन मोटिव होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में गए, अपने वर्क पे गए, काम किया, सैलरी ली, बात खत्म, उससे फालतू उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और कुछ होते हैं कि उनका एटीट्यूड होता है कि हाँ अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एडिशनल करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज वैल्यूज। इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट और बेसिक सिंसेरिटी पोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। It is highly influential in individual attitude and behavior. It influences the motivation of the individual as well as behavior in the organizations. कि हमारी क्या वैल्यूज़ है हमारे एम्प्लॉयज़ की। वैल्यूज़ मतलब उनके क्या गुण हैं, क्या कह सकते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है ना कि आपकी वैल्यूज़ अगर अच्छी हैं तो आप अच्छा ही काम करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा करोगे। अगर आपकी वैल्यूज़ अच्छी नहीं है, आप कह सकते हैं एथिक्स आपके अच्छे नहीं है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ क्या वैल्यूज़ हैं, क्या गुण हैं उनके, ये सब चीज़ें। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट रेफर्स टू द जनरल कंडीशंस दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइज। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिपेंड करेगा कि उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, या कैसा साइज़ है उसकी इफेक्टिवनेस पर। अगर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आज के 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो मॉडर्न टाइम पर, तो उनकी इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं होगी। अगर उनका स्ट्रक्चर ही कोई फिक्स नहीं है तो उनकी इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं होगी। और अगर उनका साइज़ भी कोई फिक्स नहीं है या कह सकते हैं बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर उससे अगर इफेक्टिव बनाना चाहते हैं बड़े साइज़ को, तो उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये तीन चीज़ आती है आपके एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक आता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम करता है, स्पेशलाइजेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन आपने कर रखी है, या फिर आपके जो चेन ऑफ कमांड कैसी है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, या फिर आपका जो प्रोसेस होता है, जो डिसीजन मेकिंग है, सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, या फॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पर। दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बता ही दिया है कि टाइम के साथ अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करते, उसको कह सकते हैं मॉडिफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट करेगा। जैसी आपकी टेक्नोलॉजी होगी वैसी आपकी इफेक्टिवनेस भी होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको उस ह्यूमन रिसोर्स की भी नीड होगी जो उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सके। और लास्ट वन है आपका साइज़, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, कैपेसिटी क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, कितने पर्सनल अवेलेबल हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या इनपुट्स और क्या आउटपुट्स रिसोर्स अवेलेबल हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सभी चीज़ें आपके इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करती हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 3 के। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।